Hello everyone, welcome to my YouTube channel Digital Gyan. So in today's video, we are going to cover previous year questions of paper Gender and Environment, which is a part of generic elective, that is GE, right? So starting with question number 1, we have true and false. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है, स्यूडो फेमिनिज्म विमेन्स राइट को सपोर्ट करने का क्लेम तो करता है, बट एक्चुअल में इनके जो आइडियाज हैं वो फेमिनिज्म से मैच नहीं होते हैं. तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. क्वेश्चन क्या है, आर नॉट इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, कनेक्टेड नहीं है. तो एक्चुअली में ये कनेक्टेड होते हैं, राइट? इसलिए इसका आंसर जो है वो फॉल्स है. अगर यहाँ पे लिखा होता कि आर कनेक्टेड नॉट नहीं होता तो इसका आंसर ट्रू होता. देन वी हैव UNICEF एंड WWEF जो है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Then we have women's participation in environmental conservation program witnessed more in rural areas than in urban areas. The answer is false. Next we have India ranks 108 out of 193 in gender equity index. Right, it is true. Then we have next part, which is B part of question number 1, which says organized, it is a kind of fill in the blanks. Organized efforts to deliver both men and women equal socio-economic and political right is termed as what? It means कि जब हम men और women को उनकी needs के according fair opportunities और resources provide करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? This is called gender equality, right? Then dash led the बिश्नोई मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन इन राजस्थान. किसने जो है वो बिश्नोई मूवमेंट को राजस्थान में लेड किया था? तो आंसर क्या है, अमृता देवी बिश्नोई. नेक्स्ट वी हैव डैश इज अ मूवमेंट विच हैज अ मोटिव ऑफ क्लीन इंडिया. इंडिया को क्लीन करने का मोटिव किस मूवमेंट में लिया गया था? स्वच्छ भारत अभियान. देन UNCED स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो पेपर में बेसिकली EVS के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें ये जो लाइक ऑफ ये जो एब्रीवेशंस होते हैं, जो फुल फॉर्म्स होते हैं, तो थोड़ी बहुत फुल फॉर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए सो दैट आप जो है इनके आंसर्स अच्छे से कर पाए. तो UNCED स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. एक यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट रह गया है, दैट इज डैश स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर मैनग्रोव कंजर्वेशन इन सुंदरबंस. तो कौन सी स्कीम थी जो मैनग्रोव कंजर्वेशन सुंदरबन में इम्प्लीमेंट करी गई थी? वो स्कीम थी हमारी इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट. नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिफाइन एनी 5. किसी भी 5 को आपको डिफाइन करना है. तो सबसे पहला है जेंडर इक्विटी. क्या होती है? जेंडर इक्विटी का मतलब होता है providing fair opportunities, resources and treatment to both men and women according to their needs so that equality can be achieved. It means कि सपोज करो एक इंसान है जिसके पास 90 रुपीज़ है, ठीक है, दूसरा जो है उसके पास 10 रुपीज़ है. अब ये ए है और ये बी है, तो जेंडर इक्वालिटी क्या कहती है कि दोनों को 50-50 रुपीज़ प्रोवाइड करा जाए. अब अगर दोनों को 50-50 रुपीज़ देंगे, इट मीन्स कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. ठीक है, यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं. तो हमारे पास बी के पास हो गए 60 रुपीज़ और हमारे ए के पास कितने हो गए? 140 रुपीज़, राइट? बट अगर हम जेंडर इक्विटी की बात करें तो जेंडर इक्विटी क्या बोलता है कि फेयर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से इनको आप जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे. इट मीन्स कि ए के पास 90 रुपीज़ हैं, बी के पास 10 रुपीज़ है, तो क्यों ना हम बी को 90 रुपीज़ दे दें और ए को 10 रुपीज़ दे दें, सो दैट दोनों के जो इक्वल है वो कितने हो जाएंगे? 100 रुपीज़ हो जाएंगे और एक काइंड ऑफ इक्वालिटी जो है वो अचीव हो जाएगी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्विटी. तो जेंडर इक्विटी जो है वो इक्वालिटी की बात करता है. इक्वालिटी से पहले वो फेयर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है. जेंडर इक्वालिटी में हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, बट जेंडर इक्विटी में हम फेयर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं. रिसोर्सेज, ट्रीटमेंट टू बोथ मेन एंड वीमेन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स सो दैट इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड.
नेक्स्ट इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम विमेन को इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने और सोसाइटी के हर सेक्टर में इक्वली पार्टिसिपेट करने का पावर प्रोवाइड करते हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग विमेन टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। Third, we have what is gender inequality index. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के बेसिस पर जेंडर इक्वालिटी को मेजर करता है। तो जेंडर इक्वालिटी इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड women in health, education and economic participation. देन नेक्स्ट वी हैव इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी पर्सन के साथ सिर्फ उसके जेंडर की वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट करना। दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सपोज वी हैव अ बॉय एंड वी हैव अ गर्ल। तो अब हम क्या है, अगर हमें दोनों को रिसोर्सेज शेयर करने हैं तो हम बॉय को पहले रिसोर्सेज शेयर करेंगे, फिर बाद में अगर कुछ बच जाता है तो हम गर्ल को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनके जेंडर के बेसिस पे कि वेदर द पर्सन इज बॉय और गर्ल, हम जो है इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इनके बीच में हम अनइक्वल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, राइट। देन वी हैव इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या होता है? इको फेमिनिज्म जो है ये हमारी एक काइंड ऑफ फिलोसफी है जो विमेन्स राइट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। लाइक इको मतलब एनवायरमेंट, फेमिनिज्म मतलब समथिंग रिलेटेड टू विमेन, राइट। तो एनवायरमेंट और विमेन्स के राइट को हम जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको हम इको फेमिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन इकोनॉमी। क्या होती है? ग्रीन इकोनॉमी होती है ग्रीन इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है वाइल प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अ ग्रीन इकोनॉमी promotes economic growth while ensuring environment sustainability and efficient use of natural resources. Then we have climate change. Climate change refers to long term changes in global temperatures. इसका मतलब है लॉन्ग टर्म चेंजेस टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जब ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो गया या फिर जब स्टबल बर्निंग होती है, तो ये हम ह्यूमंस की वजह से जो हमारे क्लाइमेट के ऊपर लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं ना, वो हमारा जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन हमें कोई भी 5 अटेम्प्ट करने थे, इसमें हमने टोटल 7 के आंसर कर रखे हैं। अगर आपको एग्जाम में एनी 5 आता है तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ देम। सो दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, इसमें हमें डिस्कस एनी 3, कोई भी 3 जो है हमें उसके ऊपर आपको उसको अटेम्प्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? तो बेसिकली जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो सोसाइटी में मेन एंड और वुमेन के बीच में पावर हो गई, अपॉर्चुनिटीज हो गई, रिसोर्सेज हो गई, उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। सो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है स्ट्रेटास बना देना, मतलब लेवल्स में डिवाइड करना। तो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज and opportunities between men and women in our society. And if we talk about the features of it, सबसे पहला फीचर है हमारे पास unequal access to education. Second is women often have lower representation in leadership positions. Traditional social norms reinforce inequalities. Economic independence increases vulnerability. इसका इम्पैक्ट जो है वो सोशल प्रोग्रेस जो है उसको स्लो हो जाती है, और हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना वो भी अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, विच इज women in sustainable development. Women play a vital role in sustainable development because they are directly involved in managing natural resources and household needs. सो इन दिस हमें बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें एक विमेन का क्या रोल है।
तो विमेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितने भी मेजर हाउस होल्ड से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो सारे तो विमेन्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। जैसे कि वाटर कन्वर्जेशन हो गया, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो विमेन जो है ना, वो वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। और जब विमेन एम्पावर होती है तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया एंड जेंडर बायस। तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। लाइक एवरी कॉइन हैव टू फेसेस, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रॉज एंड कॉन्स वी हैव बोथ इम्पैक्ट। पॉजिटिव साइड पर हमारे जो सोशल मीडिया है वो जेंडर इक्वालिटी के अवेयरनेस कैंपेन्स को सपोर्ट करता है, विमेन को अपनी वॉइस रेज करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो इसमें वी हैव साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट और स्टीरियोटाइप्स का स्प्रेड भी होता है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट, सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट विच इज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो है वो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जो है वो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारा चिपकू मूवमेंट हो गया, बिश्नोई मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। सो इन मूवमेंट्स में हमारी जो पब्लिक अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ होती है और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ जो है वो भी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस होती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें किसी भी तीन चीज़ों को हमें आंसर करना है। तो सबसे पहला है जेंडर पे गैप। सो जेंडर पे गैप का मतलब है सेम या सिमिलर वर्क के लिए मेन और विमेन की अर्निंग्स में डिफरेंस होना। लाइक सपोज वी हैव अ मैन विच इज़ अ मैनेजर, राइट। सिमिलरली एक विमेन है वो भी मैनेजर है। अब जो मैन है उसकी जो वेजेस हैं वो डिफरेंट है और जो विमेन है उसकी जो वेजेस है वो डिफरेंट है। डिफरेंट बोलने का मतलब है मैन की जो वेजेस आर कंपैरेटिवली मोर देन द वेज ऑफ अ और द सैलरी ऑफ अ विमेन। सो दिस इज जेंडर पे गैप। तो इसके जो मेजर कॉज है हमारे, वो मेजर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज हो सकता है हमारा वर्क स्पेस डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अनइक्वल प्रमोशन, unequal opportunities for promotion, occupational segregation and socio and cultural bias। अब इफ़ेक्ट्स में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और विमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रिड्यूस होना इंक्लूड होता है। So, in conclusion, equal pay for equal work is essential for achieving gender equality. Like if we have two people and they both are doing same work, they both are on same position, so they are supposed to, give same or they are supposed to earn same salary, right? Then we have question number 3 का second part, which is Sustainable Development Goals, SDGs। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं जो 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। इसके अंदर हमारे वैसे तो बहुत सारे गोल्स आते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव बाय 2030। कंट्रीज़ को बोला गया है कि आपको 2030 तक जो है इन सारे गोल्स को अचीव कर लेना है। बेसिकली इसमें वी हैव 17 गोल्स बट द मेजर और द की गोल्स और द इम्पॉर्टेंट गोल्स इंक्लूड, फर्स्ट इज़ नो पॉवर्टी, देन वी हैव क्वालिटी एजुकेशन, gender equality, clean water sanitation and climate action। SDGs का पर्पस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल जेंडर पॉलिसी। व्हाट इज़ नेशनल जेंडर पॉलिसी? नेशनल जेंडर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। इस पॉलिसी के हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, देन वी हैव इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, विमेंस पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी एंटरप्रेन्योरशिप। एनर्जी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये हमारा एक रिन्यूएबल एनर्जी है रिलेटेड टू बिजनेसेस, ठीक है।
Energy entrepreneurship refers to business activities related to renewable and sustainable solution. It means कि हमारे जितनी भी business activities होती है वो business activities इस तरीके से perform की जाएँ जो कि renewable हो, sustainable energy solutions हो. This is energy entrepreneurship. Entrepreneurship मतलब we all know this is business. और एनर्जी मतलब रेन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. इसके अंदर आ जाता है हमारा सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस, बायोगैस प्रोडक्शन यूनिट्स, देन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़. और ये एम्प्लॉयमेंट जो है ये जनरेट करता है और ये काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. और हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है ये इनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है ना उसको रिड्यूस करता है. बिकॉज हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो ख़त्म हो जाए, कम टू एन एक्सटेंट. सो राइट, तो इन दैट केस हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव होना चाहिए. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सपोज यू स्टे इन अ विलेज. सपोज आप एक गांव में रहते हैं जहाँ पे देयर इज़ अ ड्रॉट. ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे सूखा पड़ गया, वाटर स्कार्सिटी हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से. अब व्हाट वुड बी योर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टू ओवरकम दिस इशू. अब ये जो प्रॉब्लम हुई है इस प्रॉब्लम से आप ओवरकम करने के लिए आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले अगर आप किसी विलेज में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट या वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों अप्रोच हमें यूज़ करनी है और दोनों अप्रोच यूज़ करके बतानी है कि हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब हम कैसे इस चीज़ को फेस करेंगे. सबसे पहले तो आता है हमारे पास लीगल अप्रोच. लीगल अप्रोच क्या है? लीगल अप्रोच के लिए हम क्या कर सकते हैं, लीगल अप्रोच के अंदर आता है राइट टू वाटर. राइट टू वाटर जो है वो हमारा आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ से कनेक्ट किया जा सकता है. दूसरा है एनवायरमेंटल लॉज. एनवायरमेंटल लॉज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन वी हैव RTI, इट मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हम यूज़ करके गवर्नमेंट स्कीम्स को मॉनिटर कर सकते हैं और उनसे होने वाले बेनिफिट्स को ले सकते हैं. देन वी हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. It seek assistance through drought relief measures and disaster management authorities. नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. इनकरेज हम जो है लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे हमारी ग्राम पंचायत हो गई उनको हम वाटर कन्वर्जेशन इन्फोर्स करने के लिए बोल सकते हैं. देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. इट मीन्स कि हम पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम डैम्स को चेक कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, वाटर कन्वर्जेशन स्ट्रक्चर्स जैसे कि हम या जो मैंने अभी आपको बताया कि पिट्स वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं, डैम्स को चेक कर सकते हैं. देन वी हैव एफिशिएंट इरिगेशन. इट मीन्स कि हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव एफॉरेस्टेशन. इट मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं सो दैट हमारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये सारी क्योंकि ट्री देखो एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, ट्री ड्राइव्स, प्लांटेशन ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है जैसे हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है. सिमिलरली अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो हमारे नेचर के, हमारे एनवायरनमेंट के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी. तो एफॉरेस्टेशन इज़ द वेरी गुड स्टेप जो हम ले सकते हैं. देन वी हैव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स. इट मीन्स कि हम विलेजेस को एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे आप वाटर कन्वर्जेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. देन वी हैव विलेज वाटर कमिटीज़. इट मीन्स कि हम कमिटीज़ फॉर्म कर सकते हैं जो वाटर यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करेंगे. सो इन कंक्लूजन कंबाइनिंग अगर हम लीगल प्रोसीजर्स को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ कंबाइन कर दें तो सिग्निफिकेंटली जो हमारा ड्रॉट का जो इम्पैक्ट है, जो सूखा पड़ गया है, जो पानी की कमी है, स्कार्सिटी हो गई है, इन सारी चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि डिस्प्ले योर थाट्स on the nexus between gender and climate change using various national and international examples. तो इसमें आपको जेंडर और क्लाइमेट चेंज के बीच में आपको उनका जो है उनके नेक्सस के ऊपर आपको जो है अपने थॉट्स बताने हैं यूजिंग वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स. डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स का आप यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज और जेंडर ये एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है. ये हमने पढ़ा इन दिस पेपर विच इज़ जेंडर एंड एनवायरनमेंट, राइट. तो
विमेन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ज़्यादा फेस करती हैं, ठीक है। कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, विमेंस जो है वो हमेशा मेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा फेस करती हैं, राइट। तो जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज आर क्लोजली कनेक्टेड, ये क्लोजली कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स जो है ना वो हमारे मेन और विमेन को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। विमेन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमारे जो विमेन है ना वो हमारे ग्रेटर चैलेंजेस को फेस करती है ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब क्लाइमेट चेंज का विमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे पहले तो कि विमेन ही है जो वाटर कलेक्ट करती है, फ्यूल कलेक्ट करती हैं, तो उनके ऊपर बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है इन चीज़ों को कलेक्ट करने का। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है उनकी। हायर फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन्स हो गया, इनसे उनकी जो वल्नरेबिलिटी है जो विमेंस की वो हायर हो जाती है। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग। कुछ नेशनल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, दैट्स वाई वी आर मेंशनिंग इट है। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस हिसाब से यू जस्ट राइट योर आंसर। देयर इज़ नो नीड टू राइट सो कॉल्ड लेंथी आंसर्स बिकॉज यू नो चेकर्स डजंट वांट लेंथी आंसर्स, दे जस्ट वांट पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स। सो फर्स्ट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है यहाँ पे विमेन ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मूवमेंट को लीड किया था। ये बेसिकली उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें जब जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ है जब वो फॉरेस्ट को कट करने आए थे तो विमेन जस्ट हक द फॉरेस्ट कि पहले आपको हमें कट करना होगा, सो टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड इज सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया। विमेन लेड ग्रुप्स प्रमोट सस्टेनेबल। विमेन्स जो है वो खुद में सेल्फ हेल्प एसएचजी जो है उनको लेड करती है, उनको चलाती है ताकि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सके, वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके, वाटर कंजर्वेशन कर सके। देन वी हैव रूरल वाटर मैनेजमेंट। विमेन जो है वो ड्रॉट प्रोन रीजन्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में और वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स, so in international examples we have green belt movement which is an example of Kenya। तो environmental activist जैसे वंगारी मथाई जो हो गई, उन्होंने encourage किया था विमेन को कि वो millions of trees को plant करें ताकि हमारी environmental sustainability जो है वो improve हो। सेकेंड इज क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर इन अफ्रीका। इसमें जो विमेन फार्मर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को, ऐसी क्रॉप्स जो कि सूखे पड़ने पर ख़राब नहीं होंगे, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक को अचीव करने के लिए उन्होंने किया था। देन वी हैव यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव्स। बहुत सारे हमारे जो यूएन है वहाँ पे भी विमेन पार्टिसिपेशन को क्लाइमेट गवर्नमेंट्स में इंक्रीज़ करने पर फोकस किया जाता है। देन जेंडर सेंसिटिव क्लाइमेट पॉलिसीज़ का इम्पोर्टेंस क्यों है? सबसे पहले तो इनका जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है वो बेटर होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, कम्युनिटी रेजिलियंस इम्प्रूव होगा, इनका एनहेंस होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन लोग की भी इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? हाउ विमेन एम्पावरमेंट हेल्प। विमेन एम्पावरमेंट ने कैसे हेल्प करी है टू बूस्ट एनवायरमेंट रिलेटेड लाइवलीहुड एंड ग्रीन इकोनॉमी। विमेन एम्पावरमेंट एनवायरमेंट रिलेटेड लाइवलीहुड्स को कैसे बूस्ट करता है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। सो विमेन जो है, विमेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, या फिर हमारी फॉरेस्ट कन्वर्सेशन हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या हमारे रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स हो गए, इन सब में विमेन जो है उनका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दीज सेक्टर्स। तो विमेन एम्पावरमेंट इज़ अ की फैक्टर इन अचीविंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रमोटिंग अ ग्रीन इकोनॉमी, एम्पावर विमेन एक्टिवली। अगर हम विमेन को एक्टिवली एम्पावर करें तो वो बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल लाइवलीहुड में। अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड लाइवलीहुड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एनवायरमेंट रिलेटेड लाइवलीहुड्स में? सबसे पहला तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है विमेंस का? सो विमेन अडॉप्ट इको फ्रेंडली, विमेन जो है ना वो इको फ्रेंडली फार्मिंग एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर सकती है और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकती है। वाई लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वी कैन प्रमोट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। सेकेंड वी हैव इज़ फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। विमेंस जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में। विमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसाइकलिंग हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, या वेस्ट रिडक्शन एक्टिविटीज़ में। विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोशल एनर्जी, बायोगैस, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स में इंगेज होके जो है रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती हैं। अब ग्रीन इकोनॉमी में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? विमेन जो है वो ग्रीन एंटरप्राइजेस को लेड करती है, जिसकी वजह से वो जॉब्स को क्रिएट करती हैं, लोकल इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करती हैं। विमेन जो है वो इनकरेज करती हैं कि टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज।
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करती है। विमेन जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं जो कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सॉल्व करने में हम लोग यूज़ करते हैं। Then we have challenges. So challenges basically we have limited access to finance, lack of training opportunities. Women ये सारी चीज़ें करें तो बट उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी तो मिलनी चाहिए। सोशल और कल्चरल बैरियर्स है विमेंस के ऊपर। एंड सजेशन कि हम जो है एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रमोट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रमोट कर सकते हैं विमेंस के लिए, हम जो है विमेंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। देन वी हैव कंक्लूजन इज़ विमेन एम्पावरमेंट स्ट्रेंथन्स इकोनॉमी। विमेन की जो एम्पावरमेंट है उन्होंने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया उसको स्ट्रेंथन करती है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को क्रिएट करती है, ग्रीन इकोनॉमिक वेल्थ को प्रमोट करती है। इसीलिए विमेन को एम्पावर करना ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर अचीविंग बोथ सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो व्हेन विमेन्स आर एम्पावर्ड, communities become stronger, economies become greater, and the environment becomes more sustainable. So that's it for today's video. अगर आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का कंप्लीट एग्जाम रिवीजन चाहिए या फिर आपको किस सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।